तो दोस्तों आज पढ़ेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की, किसके द्वारा इसकी व्यवस्थित ज्ञान था वो दिया गया, इसका नाम क्या था, क्या क्या नाम पढ़े गए थे और इसके जो अवशेष हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं और अवशेषों में क्या क्या चीज़ें मिली हैं। तो चलो बात करते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी चार्ल्स मेसन ने। सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने की थी 1826 ईस्वी में। कब की थी? 1826 ईस्वी में। कोई तुमसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की, तो चार्ल्स मेसन ने। किसने की? चार्ल्स मेसन ने। कब की? 1826 में। बात करें इस चार्ल्स मेसन ने जब 1826 में खोज की, इसके बाद भी और खोजें हुई और जो चार्ल्स मेसन के बाद खोज की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और वो की थी 1853 से लेकर 1856 तक। कोई तुमसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की? चार्ल्स मेसन ने। कब की? 1826 में। और चार्ल्स मेसन के बाद किसने की? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। कब की? 1853 से लेकर 1856 तक। और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी बर्टन बंधु। किसने की थी? बर्टन बंधु दो भाई थे जिनका नाम था जेम्स और विलियम। क्या था? जेम्स और विलियम, जो पाकिस्तान में कराची से लेकर लाहौर तक के बीच में क्या डाल रहे थे? रेल लाइन बिछा रहे थे। तब इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले, लेकिन इन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। और जो चार्ल्स मेसन और अलेक्जेंडर कनिंघम और बर्टन बंधु ये तीनों थे, इनके द्वारा इनकी खोज की गई, लेकिन सुव्यवस्थित ज्ञान ये नहीं दे सके। क्या नहीं दे सके? यह है सुव्यवस्थित जानकारी नहीं दे सके। बात करते हैं आगे जॉन मार्शल की। किसकी? जॉन मार्शल की। जॉन मार्शल द्वारा सन 1921 में। कब? 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई। किसके द्वारा? जॉन मार्शल के द्वारा। तो जॉन मार्शल के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की गई? 1921 में। कोई आपसे पूछे कि जो सुव्यवस्थित ज्ञान था, जो सुव्यवस्थित जानकारी थी सिंधु घाटी सभ्यता की, वो किसके द्वारा दी गई? तो वो दी गई थी जॉन मार्शल के द्वारा। और जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की गई? 1921 में। जब जॉन मार्शल द्वारा 1921 में इस सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी, उस समय यह भारत के पुरातत्व विभाग के क्या थे? हेड थे। क्या थे? हेड। बात करें आगे की, तो इन्हीं के द्वारा, जो जॉन मार्शल थे, इन्हीं के द्वारा इस सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई और सुव्यवस्थित ज्ञान दिया गया। इनसे पहले भी कई इतिहासकार आए, खोजकर्ता आए, लेकिन वो सुव्यवस्थित ज्ञान नहीं दे सके। और इनके नेतृत्व में खुदाई की गई और खुदाई करने वाले थे दयाराम साहनी और राखल दास। तो कोई तुमसे पूछे कि दयाराम साहनी और राखल दास किसके नेतृत्व में खुदाई कर रहे थे? जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई कर रहे थे। कब कर रहे थे? 1921 में। और किस चीज़ की खुदाई कर रहे थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कर रहे थे, या सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई कर रहे थे। बात करते हैं इसके काल की, कि इसका समय क्या था सिंधु घाटी सभ्यता का। तो काल की बात करें तो इस सिंधु घाटी सभ्यता के काल के बारे में अपने अपने मत दिए गए हैं। विभिन्न इतिहासकार हुए हैं, अनेक इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने अपने अपने अलग अलग मत प्रदान किए हैं। तो हम जो महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं उनके हिसाब से देखते हैं। जो पहला है जॉन मार्शल। कौन? जॉन मार्शल, जिनके द्वारा 1921 में की गई थी, खुदाई की गई थी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की गई थी। तो जॉन मार्शल के द्वारा इसका जो समय बताया गया है वो बताया गया है 3350 BC से 2750 BC। कोई तुमसे पूछ ले कि किस इतिहासकार द्वारा या किस खोजकर्ता द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का काल 3250 BC से 2750 BC बताया गया है, तो वो कौन है? जॉन मार्शल। कौन है? जॉन मार्शल। अब आगे बात करते हैं कि कार्बन डी या 14 पद्धति, कार्बन 14 पद्धति या कार्बन डी पद्धति से डीपी अग्रवाल ने सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है वो क्या माना है?
बीसी से 1750 बीसी माना है किसने? डीपी अग्रवाल ने। तो कोई तुमसे पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता का डीपी अग्रवाल ने क्या काल माना है, तो 2300 बीसी से 1750 बीसी माना है। अब बात करते हैं इसके नामकरण की कि इसके नाम क्या क्या। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके विभिन्न नाम, सिंधु घाटी सभ्यता को विभिन्न नामों से जाना गया। पहला, सिंधु नदी के आसपास मिलने के कारण, सिंधु नदी के आसपास मिलने के कारण इसको नाम दिया गया सिंधु नाम या सिंधु सभ्यता नाम दिया गया। कोई तुमसे पूछे कि सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता या सिंधु नाम क्यों दिया गया, क्योंकि यह किस नदी के पास मिले थे, इसके अवशेष से वो कहाँ से मिले थे? सिंधु नदी के आसपास से, तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? सिंधु सभ्यता। उसके बाद इसके कुछ अवशेष सिंधु नदी के साथ साथ सरस्वती नदी के आसपास से भी प्राप्त हुए, तो इसका नाम क्या कर दिया गया? सिंधु सरस्वती सभ्यता कर दिया गया। कोई तुमसे पूछे कि इस नदी का नाम, इस सभ्यता का नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों किया गया, क्योंकि इस सभ्यता के अवशेष जो मिले थे वो सिंधु के साथ साथ सरस्वती नदी के पास भी मिले थे, इसीलिए इसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता रख दिया गया। अब बात करते हैं अगले नाम की। तो जो सिंधु सभ्यता है इसकी जब खोज की गई थी तो सबसे पहले जो स्थान मिला उसका नाम था हड़प्पा, और इस हड़प्पा स्थान के नाम पर भी सिंधु सभ्यता का नाम क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता। अब बात करते हैं उद्भव की, किसकी? उद्भव की कि इसका उद्भव किससे हुआ है। तो दोस्तों इसके उद्भव के बारे में भी अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत माने, जैसे मार्शल, विलियर, डीडी गोस्वामी और आदि ने इसका जो उद्भव माना है वो माना है सुमेरियन सभ्यता से। बात करें सुमेरियन सभ्यता की, तो सुमेर सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है, और ऐसा माना जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी और सुमेरियन सभ्यता थी इनके बीच में व्यापारिक संबंध थे। क्या थे? व्यापारिक संबंध। इसीलिए मार्शल और डीडी गोस्वामी जैसे इतिहासकारों ने, खोजकर्ताओं ने क्या माना है? इस सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव सुमेरियन सभ्यता से माना है। कुछ हमारे यहाँ भारत के ही कुछ स्थानीय मत हैं, जैसे राखलदास और टी.एन. रामचंद्र, लक्ष्मण स्वरूप, पुसालकर आदि। तो राखलदास के द्वारा इसका जो उद्भव माना है वो द्रविड़ों से माना है कि इनका उद्भव किससे हुआ? द्रविड़ों से। और टी.एन. रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप पुसालकर, लक्ष्मण स्वरूप पुसालकर के द्वारा इनका जो उद्भव है वो माना है आर्यों से, कि ये इनकी उत्पत्ति किससे हुई है? आर्यों से। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विशेषताओं की कि इनकी क्या क्या विशेषताएं रही हैं। बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं की, तो यह एक नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? नगरीय सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता ना होकर यह एक नगरीय सभ्यता थी। और दूसरी जिसकी विशेषता है ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो कांस्य का निर्माण किससे होता है? तांबा प्लस टिन से। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो तांबे और टिन के बारे में जानते थे, इसीलिए यह सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता भी मानी जाती है। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। आद्य ऐतिहासिक का मतलब इसके लिखित स्रोत मिले हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है, तो यह आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। एवं इसके साथ साथ यह शांति प्रिय सभ्यता थी। क्या थी? शांति प्रिय सभ्यता थी। और व्यापार प्रधान थी। क्या थी? व्यापार प्रधान थी। जो इसकी जो अर्थव्यवस्था चलती थी सिंधु घाटी सभ्यता की, वो कैसे चलती थी? व्यापार से, ना कि कृषि या पशुपालन के द्वारा। और यह विस्तृत सभ्यता थी। क्या थी? विस्तृत मतलब फैली हुई, बहुत बड़े एरिया में फैली हुई क्या थी? यह सभ्यता थी। अब बात करते हैं इसके विस्तार की कि इसका विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की बात करें तो इसका जो विस्तार है वो भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर में मांडा या मांड से लेकर दक्षिण तक दायमाबाद महाराष्ट्र, कहाँ? दायमाबाद महाराष्ट्र तक है। उत्तर में मांड
या मांडा जम्मू कश्मीर और चिनाब नदी के पास, और दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र और किस नदी के पास, गोदावरी नदी के पास तक इसका क्या है, विस्तार है। और पूरब में आलमगीरपुर, पूरब में आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर कहाँ है, यूपी में, कहाँ है, यूपी में। तो पूरब में आलमगीरपुर यूपी, नदी हिंडन से लेकर पश्चिम में सुतकांगेडो बलूचिस्तान जो वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में, और नदी कौन सी, डायक तक है। तो कोई तुमसे पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो उत्तर में कहाँ तक है, तो मांड या मांडा जम्मू कश्मीर, नदी कौन सी है, चिनाब, और दक्षिण में दायमाबाद, राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र, और नदी कौन सी है, गोदावरी। और पूरब में आलमगीरपुर यूपी, नदी हिंडन, और पश्चिम में सुतकांगेडोर स्थान बलूचिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान में, और नदी कौन सी है, डायक नदी, कौन सी है, डायक नदी। अब बात करते हैं इसके मुख्य स्थानों की। तो इसके मुख्य स्थानों की बात करें तो इसके मुख्य स्थान 3 देशों से प्राप्त हुए हैं। पहला है भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके जो अवशेष मिले हैं वो 3 देशों से मिले हैं, या इसके जो स्थान है वो 3 देशों से मिले हैं, भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। जो मुख्य स्थान मिले हैं, जो प्रमुख स्थान मिले हैं वो मिले हैं भारत और पाकिस्तान से। जो अफ़गानिस्तान से 2 स्थान मिले हैं उनका नाम है सोरतुगोई और मुंडीकोक। क्या है, सोरतुगोई और मुंडीकोक। अब बात करते हैं पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में कौन कौन से स्थान मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। तो दोस्तों पाकिस्तान में सबसे पहला स्थान मिला है हड़प्पा। क्या मिला है, हड़प्पा, जो रावी नदी के पास है। कहाँ है, रावी नदी के किनारे मिला है। जो एक लगता तो ऐसा है कि जो हड़प्पा है वो मिला है सिंधु नदी के पास, लेकिन जो हड़प्पा स्थान है वो मिला है रावी नदी के किनारे। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे मिला है। कहाँ मिला है, पंजाब पाकिस्तान में। कहाँ मिला है, पंजाब पाकिस्तान में। लेकिन यह जो पाकिस्तान था वो प्राचीन में या पहले किसका भाग था, ये भारत का ही भाग था। किसका भाग था, भारत का ही भाग था। तो पाकिस्तान में जो पहला स्थान मिला था वो क्या था, हड़प्पा। और किस नदी के पास मिला था, रावी नदी के पास। वर्तमान में कहाँ है, पंजाब पाकिस्तान में। उसके बाद मोहनजोदड़ो। क्या, मोहनजोदड़ो। जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के पास या सिंधु नदी के किनारे, सिंध प्रांत पाकिस्तान में। वर्तमान में कहाँ है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में। अब बात करते हैं चनूदड़ो सिंधु नदी और सिंध प्रांत पाकिस्तान। कोटदीजी सिंधु नदी, सिंध प्रांत पाकिस्तान। और सुतकांगेडोर जो कि पश्चिमी बिंदु है वो है बलूचिस्तान पाकिस्तान में। फिर बालाकोट बलूचिस्तान पाकिस्तान में, डाबरकोट बलूचिस्तान पाकिस्तान में। ये जो 7 स्थान मिले हैं कौन कौन से, हड़प्पा, कौन कौन से, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, कोटदीजी, सुतगांगेडोर, बालाकोट और डाबरकोट। यह 7 स्थान कहाँ पे मिले हैं या कहाँ पे हैं वर्तमान में, तो ये हैं पाकिस्तान में। और ये बात तुम ध्यान रखना कि जो हड़प्पा है वो सिंधु नदी के पास नहीं मिला है, वो किस नदी के पास मिला है, रावी नदी के पास मिला है। अब बात करते हैं कि भारत में कौन कौन से स्थान मिले हैं। बात करें भारत की तो भारत में कौन कौन से स्थान हैं। सो सबसे पहला है मांड या मांडा जो कि कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, या सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरतम बिंदु है कौन सा, जम्मू कश्मीर में और चिनाब नदी के पास है। दूसरा मिला है रोपड़। क्या मिला है, रोपड़, जो कहाँ है, पंजाब में। पंजाब की बात करें तो पंजाब में 2 मिले हैं, एक तो रोपड़ और एक संगोल। एक तो रोपड़ और संगोल। एक है संगोली, जो संगोली है वो मिला है यूपी में, और संगोल है वो कहाँ मिला है, पंजाब में। तो कोई तुमसे पूछे कि पंजाब में कितने स्थान मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, तो कितने मिले हैं, 2। कितने मिले हैं, 2। पहला कौन सा, रोपड़, और दूसरा कौन सा, संगोल। कौन सा, संगोल। बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में कौन से स्थान मिले हैं, तो हरियाणा में पहला है भगवानपुर, बनावली और राखीगढ़ी। कौन सा है, भगवानपुर, बनावली और राखीगढ़ी।
तो जो राखी गढ़ी है वो सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थान है। तो कोई पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थान सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा है, तो वो है राखी गढ़ी। कौन सा है? राखी गढ़ी। तो तुमसे कोई पूछ ले कि हरियाणा में कितने स्थान मिले हैं, तो मिले हैं 3। कितने मिले हैं? 3। कौन कौन से? भगवानपुर, बनावली और राखी गढ़ी। एक तरीका से हम इस तरीके से याद कर सकते हैं इनको कि भगवानपुर ने बनवाली राखी, भगवानपुर ने बनवाली राखी। तो भगवानपुर, बनवाली और राखी गढ़ी। और कोई तुमसे पूछे भारत में सबसे बड़ा स्थान सिंधु घाटी सभ्यता का, तो कौन सा है? राखी गढ़ी। अब बात करते हैं कि राजस्थान में कौन कौन से स्थान मिले हैं। तो राजस्थान में कई स्थान मिले हैं। जो प्रमुख स्थान है वो है कालीबंगा। क्या है? कालीबंगा सभ्यता। और जो कालीबंगा सभ्यता है या कालीबंगा स्थान है उससे जो अवशेष मिले हैं वो है काली चूड़ियाँ, हल्के निशान और अग्नि कुंड। क्या मिले हैं? अग्निकुंड, हल्के निशान, काली चूड़ियाँ। और इसके साथ साथ भूकंप के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से। इसके बाद बालाथल और आदि मतलब और भी राजस्थान में जो स्थान है वो प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं यूपी में कि यूपी में कौन कौन से स्थान मिले हैं। बात करें यूपी की, तो यूपी में सबसे पहला आलमगीरपुर, दूसरा है संगोली और तीसरा है बड़गाम। तो यूपी में 3 स्थान मिले हैं। कितने मिले हैं? 3 स्थान। पहला आलमगीरपुर, दूसरा संगोली और तीसरा बड़गाम। बात करें संगोली की, तो संगोली एक होता है संगोली और एक होता है संगोल। तो संगोल स्थान है वो मिला है पंजाब से। कहाँ से मिला है? पंजाब से। और संगोली मिला है यूपी से। कहाँ से? यूपी से। बात करें बड़गाम, तो बड़गाम भी कहाँ मिला है? यूपी में। आलमगीरपुर पूर्व सिंधु घाटी का पूर्वतम क्या है? स्थान है। बात करें गुजरात की कि गुजरात में कौन कौन से स्थान मिले हैं। तो गुजरात में मिले हैं, सब पहला है लोथल, धोलावीरा, सुतकोटड़ा, रंगपुर और भगतराव। तो यह मुख्य स्थान कहाँ से मिले हैं? गुजरात से। और ये मुख्य स्थान किसके हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के। बात करें धोलावीरा की, तो धोलावीरा एक ऐसा स्थान है यहाँ से 3 खंडों में विभाजित था। जो धोलावीरा ये एक ऐसा स्थान है जो 3 भागों में क्या था? विभाजित था। और सुव्यवस्थित नाली भी प्राप्त हुई हैं। क्या प्राप्त हुई हैं? सुव्यवस्थित नाली। कोई तुमसे पूछे कि कौन सा स्थान 3 खंडों में विभाजित था, या सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो 3 खंडों में विभाजित था, उसका नाम क्या है? धोलावीरा। या कोई तुमसे पूछे कि सुव्यवस्थित नाली किस स्थल से मिली हैं, तो वो है धोलावीरा। बात करें सुतकोटड़ा की, तो सुतकोटड़ा में घोड़े के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? घोड़े के अवशेष। तुमसे कोई पूछे घोड़े के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो वो हुए हैं सुतकोटड़ा। और जो सुतकोटड़ा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और रंगपुर और भगतराव भी कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गुजरात से, या गुजरात में ही स्थान हैं जो किसके भाग हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में सिर्फ एक स्थान है, वो है दायमाबाद, जो दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का। और ये गोदावरी नदी के पास महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष या विशेषताओं की, कि इसकी क्या क्या विशेषताएं थी या क्या क्या अवशेष मिले हैं। तो बात करें अवशेषों की, तो यहाँ ग्रिड पद्धति में मकान प्राप्त मिले हैं। क्या मिले हैं? ग्रिड पद्धति में मकान। ग्रिड पद्धति क्या होती है कि चौकोर सड़कें बनी होती हैं और इनके अंदर मकान बने हुए होते हैं। ऐसे ये मकान बने हुए हैं और बीच में भी क्या होती हैं? सड़क। ये होती हैं मुख्य सड़कें, ये होती हैं मुख्य सड़कें। और इनके जो भीतर होती हैं, मकान के जो पीछे होती हैं, वो होती हैं छोटी सड़कें। ये होती हैं मुख्य और ये होती हैं छोटी सड़कें। तो जो मकानों के दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क पर ना खुलकर कहाँ खुलते हैं? पीछे की जो छोटी सड़कें होती हैं उन पर दरवाजे खुलते हैं। तो उसी पद्धति को क्या कहते हैं? हम ग्रिड पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रिड पद्धति कहते हैं। और बात करें आगे, तो इसमें अवशेष ईंटें मिली हैं। क्या मिली हैं? ईंटें मिली हैं। और ईंट कैसी हैं? कच्ची व पक्की दोनों तरीक़ा की यहाँ पे ईंट मिली हैं।
और बात करें आगे तो नगर नियोजन 2 भागों में विभाजित था। नगर नियोजन कितने भागों में विभाजित था? 2 भागों में विभाजित था, पूर्व एवं पश्चिम, पूर्व एवं पश्चिम। लेकिन धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था। क्या? 3 भागों में। कौन सा स्थान? धोलावीरा, जो कहाँ है? गुजरात में। बात करें पूर्व में तो पूर्व में गरीब लोग रहते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें जो घर थे वो नगर नियोजन था वो 2 भागों में बटा हुआ था, एक पूर्व और एक पश्चिम। तो पूर्व पासे पूर्व और पासे पुअर। तो जो पुअर लोग रहते थे, जो गरीब लोग रहते थे, वो तो पूर्वी साइड रहते थे और अमीर लोग रहते थे वो पश्चिमी साइड में रहते थे। बात करें आगे सड़कों की तो सड़कों का जो अनुपात प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है 4:2:1। तो 4:2 किसका? 4:2:1 क्या है? सड़कों का क्या है? ये अनुपात है। बात करें आगे कि दरवाजे, आगे अवशेषों की तो दरवाजे मुख्य सड़क पर ना खुलकर छोटी सड़कों पे खुलते थे, जो मैंने अभी बता दिया। प्रत्येक घर में कुएं मिले हैं। प्रत्येक घर में क्या होते थे? कुएं होते थे और नाली भी प्राप्त होती थी पानी को निकालने के लिए। गंदे पानी को निकालने के लिए क्या होती थी? पानी भी, नाली भी प्राप्त होती थी। शौचालय के भी अवशेष मिले हैं। सामूहिक भवनों का निर्माण था। किसका निर्माण था? सामूहिक भवनों का। और विशाल अन्नागार की भी प्राप्ति हुई है, विशाल अन्नागार। बात करते हैं आगे कि किस स्थान की खोज किसने की और उसमें क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं और कुछ नदी के पास हैं। तो बात करें हड़प्पा की तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में। कब की थी? 1921 में। कोई पूछे तुमसे कि जो हड़प्पा स्थान प्राप्त हुआ है वो किस नदी से प्राप्त हुआ है? रावी से। इसकी खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। कब की? 1921 में। और यहाँ से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो अन्न के भंडार प्राप्त हुए, कांस्य दर्पण और 837 कब्रिस्तान और श्रमिक आवास। तो कोई तुमसे पूछ ले कि अन्न भंडार या कांस्य दर्पण या 837 कब्रिस्तान या श्रमिक आवास, तो यह किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ये सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थान से प्राप्त हुए हैं, जो किस नदी के पास है? वो रावी नदी के पास है। और इसकी खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। कब की थी दयाराम साहनी ने? 1921 में। बात करें दूसरे स्थान की, उसका नाम है मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो। बात करें मोहनजोदड़ो की तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के पास है। किसके पास है? सिंधु नदी के पास। कोई तुमसे पूछ ले कि मोहनजोदड़ो स्थान किस नदी के पास प्राप्त हुआ है? तो सिंधु नदी के पास। इसकी खोज किसने की? राखल दास ने। किसने की? राखल दास ने 1922 में। और यहाँ से जो प्रमुख अवशेष मिले हैं, बिंदु मिले हैं, वो क्या क्या हैं? तो यहाँ पे विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं, कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है, और जो हड़प्पा है वहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं? कांस्य दर्पण, और यहाँ से कांस्य मूर्ति, पुरोहित की मूर्ति, महाविद्यालय और एक श्रृंगी पशु की मूर्ति। कोई तुमसे पूछ ले कि किस स्थान से विशाल स्नानागार, कांस्य मूर्ति, पुरोहित की मूर्ति और महाविद्यालय या एक श्रृंगी पशु की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो हुई है मोहनजोदड़ो से, जो किस नदी के पास है? सिंधु नदी के पास। उसकी खोज किसने की? राखल दास ने 1922 में। कहाँ प्राप्त किसने की? 1922 में। बात करें आगे स्थान की तो है लोथल। क्या है? लोथल। किस नदी के पास? भोगवा। लोथल जो स्थान है वो गुजरात में है और भोगवा नदी के पास मिला है। इसकी खोज की थी रंगनाथ ने 1957 में। कब की थी? 1957 में। और जो लोथल है यहाँ से सिंधु घाटी के सभ्यता का जो पतन के अवशेष मिले हैं। यह बंदरगाह भी था, चावल और अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, हाथी दांत के साक्ष्य मिले हैं, 3 युगल समाधि के साक्ष्य मिले हैं और घोड़े की मूर्ति के भी क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। जो लोथल है गुजरात में, वहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो है पतन के साक्ष्य, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के साक्ष्य, बंदरगाह के साक्ष्य, चावल, अग्निकुंड, हाथी दांत, 3 युगल समाधि और घोड़े की मूर्ति के भी क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं।
बात करते हैं आगे कालीबंगा सभ्यता या कालीबंगा स्थान का, जो राजस्थान में है। जो कालीबंगा है वो गंगा नदी के पास प्राप्त हुई है। तो कालीबंगा सभ्यता गंगा नदी के पास प्राप्त हुई है और इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने। किसने की थी? अमलानंद घोष ने 1952 में। कहीं आपको 1953 भी लिखा होगा और 1952, तो 1952 में खोज की थी और 1953 में इसकी खुदाई कार्य किया गया था। बात करें इसमें जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो जुते हुए खेत, अग्निकुंड और चूड़ियाँ और भूकंप के साक्ष्य। तो को तुमसे पूछ ले कि अमलानंद घोष 1952 या 1953 में किस स्थान की खोज की थी? तो वो की थी कालीबंगा स्थान की। और वो किस नदी के पास है? गंगा नदी के पास है। किस राज्य में है? तो वह राजस्थान राज्य में है। बात करें आगे तो उसमें साक्ष्य या अवशेष क्या क्या प्राप्त हुए थे? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य या अवशेष प्राप्त हुए थे, अग्निकुंड के अवशेष प्राप्त हुए थे, चूड़ियाँ और भूकंप के साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे। किस स्थान से? कालीबंगा स्थान से। बात करें आगे राखीगढ़ी। जो राखीगढ़ी पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। तो राखीगढ़ी स्थान भी गंगा नदी के पास या गंगा नदी के पास से ही प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान? राखीगढ़ी। और इसकी खोज की थी सूरजभान ने। किसने की थी? सूरजभान ने। और इसकी विशेषता है या अवशेष प्राप्त हुए हैं। पहले इसकी विशेषता है कि यह सबसे बड़ा स्थल है। जो राखीगढ़ी है वो राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। कौन सा? राखीगढ़ी। बात करें इसे क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ से ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। कौन से उपकरण? ताम्र उपकरण। कोई तुमसे पूछ ले कि ताम्र उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो प्राप्त हुए हैं राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। किस नदी के पास? गंगा नदी के पास। और राखीगढ़ी स्थान की खोज किसने की? सूरजभान ने। किसने की? सूरजभान ने। और कोई तुमसे पूछ ले कि कोई तुमसे पूछ ले कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? तो वो कौन सा है? राखीगढ़ी। अब बात करते हैं चनूदड़ों की। चनूदड़ों की तो यह भी किस नदी के पास प्राप्त हुआ है? सिंधु नदी के पास। खोजकर्ता कौन है? अर्नेस्ट और मजूमदार। कौन है? अर्नेस्ट और मजूमदार। यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो हैं मन के बनाने का कारखाना, कंघा, लिपस्टिक, काजल, पाउडर और बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते का चित्रण। कोई तुमसे पूछ ले कि जो चनूदड़ो है वो कहाँ है? पाकिस्तान में, सिंध प्रांत में। और किस नदी के पास है? सिंधु नदी के पास। और जो यह स्थान है उसकी खोज किसने की? इसकी खोज की थी अर्नेस्ट मजूमदार ने। और इससे कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? तो यहाँ से मन के बनाने का कारखाना, कंघा, लिपस्टिक, काजल, पाउडर और बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते का चित्र भी प्राप्त हुआ है। कहाँ से? चनूदड़ों से। अब बात करते हैं बनावली। जो बनावली स्थान है वो है हरियाणा में। और यह जो बनावली स्थान है वो प्राप्त हुआ है सरस्वती नदी से, या सरस्वती नदी के पास है। कौन सा? बनावली। और यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं मिट्टी के हल्के। किसके? मिट्टी के हल्के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बनावली से। तो हम इनको याद करने का एक तरीका है कि मिट्टी के हल बना लिए या बनावली। तो कोई पूछे कि मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? बनावली से। और बनावली कहाँ है? हरियाणा। और हरियाणा में भी किस नदी के पास है? सरस्वती नदी के पास से। किसके साक्ष्य मिले हैं? मिट्टी के हल्के साक्ष्य मिले हैं। बात करें आगे के स्थानों की, तो जो आगे का स्थान है वो है रोपड़। जो रोपड़ स्थान है वो मिला है सतलज नदी के पास। किस नदी के पास मिला है? सतलज नदी के पास, पंजाब में। और इसकी खोज की थी जगदत्त शर्मा ने। और यहाँ से मिले हैं तांबे की कुल्हाड़ी। क्या मिले हैं? तांबे की कुल्हाड़ी। और ताम्र उपकरण कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं ताम्र उपकरण मिले हैं राखीगढ़ी से। और जो तांबे की कुल्हाड़ी मिली है वो कहाँ से मिली है? रोपड़। और रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जिसे हम पेड़ रोपते हैं या लगाते हैं, लगाने को रोपण कहते हैं। जब हम
पेड़ कोई रोपते हैं तो उसको खुदाई के लिए कुछ चाहिए, तो खुदाई के लिए हमने किसका प्रयोग किया, कुल्हाड़ी का। तो तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से मिली है, रोपण से। और रोपण कहाँ है, पंजाब में। कहाँ है, पंजाब में। बात करें आगे इसके स्थानों की, तो आगे का स्थान है रंगपुर और सुरकोटड़ा। तो रंगपुर है, वो रंगपुर कहाँ है, गुजरात में। और किस नदी के पास मिला है, भाडर नदी के पास। किस नदी के पास, भाडर नदी के पास। इसकी खुदाई या खोजकर्ता कौन है, SR राव हैं। कौन है, SR राव। और यहाँ से कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं, धान की भूसी और ज्वार और बाजरा। धान की भूसी और ज्वार एवं बाजरा। कोई तुमसे पूछ ले धान की भूसी कहाँ से मिली है, रंगपुर। या जो ज्वार और बाजरा के साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, रंगपुर। और रंगपुर कहाँ है, गुजरात में। और गुजरात में किस नदी के पास है, भाडर नदी के पास। और इस स्थान की खोज किसने की, SR राव ने। बात करें सुरकोटड़ा की, जो सुरकोटड़ा है वो सरस्वती नदी के पास प्राप्त हुआ है। किस नदी के पास, सरस्वती नदी के पास। और सुरकोटड़ा कहाँ है, गुजरात में। और यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो घोड़े की हड्डी के, व तराजू के, व कलश एवं सावधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कोई तुमसे पूछ ले कि सावधान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, सुरकोटड़ा से। घोड़े की हड्डी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, सुरकोटड़ा से। तराजू एवं कलश के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, सुरकोटड़ा से। और तुमसे पूछ ले कि घोड़े की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो वो मिली है लोथल से। लोथल कहाँ है, गुजरात में। और सुरकोटड़ा कहाँ है, ये भी कहाँ है, गुजरात में। अब बात करते हैं सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो सभ्यता के, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके पतन के बारे में भी मत मिलते हैं। विभिन्न इतिहासकारों के विभिन्न मत मिलते हैं। तो अर्नेस्ट मेके और जॉन मार्शल के द्वारा बाढ़ से, जो बाढ़ के कारण इसका क्या हो गया, पतन हो गया। चाइल्ड एवं व्हीलर के द्वारा विदेशी आक्रमण के, विदेशों ने आक्रमण किया और यहाँ पे क्या हो गया, इसका पतन हो गया। और फेयर सर्विस के द्वारा पारिस्थितिक असंतुलन के कारण इसका क्या हो गया, पतन हो गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने अधिकतर जानकारी प्राप्त कर ली है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें।